हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राइट। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो पहले तो आपको कुछ बेसिक थिंग्स यहाँ पे याद रखनी है। वो क्या है? दैट फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके कवर होते हैं किसमें? पार्ट थर्ड में, अंडर आर्टिकल 12 to 35, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो पार्ट 1 है वो आपका डील करता था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, पार्ट 2 जो है वो डील करता था आपका सिटीजनशिप से। तो अभी हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3, जो कि आपका डील करता है किससे? फंडामेंटल राइट से, राइट। चलिए, जो फंडामेंटल राइट है वो आपका कहाँ से लिया गया है ये हमने कवर किया था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने वो लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये चीज कवर की थी। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज उसको जाके आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, राइट। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया था अपने संविधान में। अब इसको बोला जाता है गाइस, पार्ट 3 को, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, राइट। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इसको फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 जो है हमारे बेसिकली हमारा, उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट वन इज कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अदर कंट्रीज में जैसे दिए हैं उससे बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिए गए हैं, राइट। इसी वजह से इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, राइट। इतनी चीजें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वन इज, देखिए पहले हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7, राइट। लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ? एक अमेंडमेंट की हमने हमारे संविधान में, जो कि थी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, राइट। इसमें जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है, जो आर्टिकल 31 था, इसको रिपील किया गया। रिपील मीन्स इसको यहां से हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के इसको बनाया गया हमारा लीगल राइट, राइट, अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12, राइट। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। अब आगे चल के हम देखिएगा, इस एक ही स्लाइड में ये सारा बहुत बहुत बड़ा है, ये इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो अभी हम फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स, देन इसके कुछ फीचर्स, देन आर्टिकल 12 एंड 13, देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी। वो है हमारी नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो इस फंडामेंटल राइट्स की अप्रोक्सीमेटली आपकी 9 to 10 वीडियोस बन सकती हैं, राइट। तो हम उसको छोटे छोटे वीडियोस में कन्वर्ट करके आपके सामने लेके आएंगे, राइट। तो चलिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अभी जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं? 6, अभी 7 नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में आता था पहले, ये अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300A में एज आवर लीगल राइट, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के, राइट। देखिए, कुछ जो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स वो किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए। कुछ जो हैं वो ऑल पर्सन्स के लिए, राइट। इसमें से किसके अगेंस्ट हम रिट्स फाइल कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द केस हम रिट्स फाइल करते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, राइट। बट कुछ केसेस में हम लोग प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट भी रिट फाइल कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट एंड सम अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट। ये भी हो गया आपका, दे आर जस्टिसेबल, राइट। कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं उसकी वायलेशन के लिए, राइट। अब इसको डिफेंड कौन करता है? तो इसको डिफेंड करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, राइट। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, राइट। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है
सुप्रीम कोर्ट को, राइट। देखिए ये परमानेंट नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो इनको रिपील कर सकती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास सामने एक एग्जाम्पल था दैट जो आर्टिकल 31 पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिपील किया गया और अब कहाँ पे है वो? आर्टिकल 300A में एज अवर लीगल राइट, राइट। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख जाता है इसका। नेक्स्ट वन इज, अब फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड भी कर सकते हैं, राइट। तो वो सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, राइट। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, जैसे आर्टिकल 20 एंड 21 ये सस्पेंड नहीं होते हैं, राइट। और कुछ जो 6 राइट्स आपके गिवन है आर्टिकल 19 में, राइट, वो भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो ये चीजें जो है वो हम डिटेल में आगे जब हम करेंगे इसको तो देखने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, स्कोप जो है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है, राइट, वो आर्टिकल 31 डिसाइड करता है, राइट। एंड जो 32 आर्टिकल है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 32 की वजह से ही अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट जब उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जाते हैं, राइट। तो इसको तो हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं क्योंकि इसमें कुछ 5 रिट्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल 12 क्या बोलता है? आर्टिकल 12 में बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, राइट। अब देखिए ये जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, राइट, ये आपकी एप्लीकेबल रहेगी एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपकी डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दी गई है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी। किस में एप्लीकेबल रहेगी ये? पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में। सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स के लिए ये डेफिनेशन आपकी वैलिड है, राइट। देखिए इसमें बताया गया है बेसिकली कि स्टेट है क्या, स्टेट में क्या क्या आता है, राइट। तो सिंपली आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि स्टेट में क्या क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट उससे नीचे क्या आ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। उससे नीचे क्या आ जाएगा? लोकल गवर्नमेंट्स, राइट। तो ये 3 तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, राइट। देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये क्या आ गई आपकी? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, ये क्या आ गई आपकी? स्टेट गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज, राइट। देखिए लोकल अथॉरिटीज क्या है? बेसिकली लोकल अथॉरिटीज जो विलेज पंचायत्स हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एटसेट्रा, राइट, मींस लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, तो इसको बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट, राइट। एंड ये आपका मेंशन कहाँ पे है? ये आपका सेक्शन 3 सब क्लोज 31 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट के अंदर मेंशन्ड है आपका ये, राइट। तो ये 3 चीजें तो आपको पता चल गई कि 3 जो मेन फैक्टर्स हैं दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट जो चौथा केस आता है आपके पास दैट इज अदर अथॉरिटीज। अब ये अदर अथॉरिटीज क्या है? तो इस चीज को डिफाइन करने में काफी दिक्कत आई थी, राइट। उसके लिए बहुत सारे केसेस जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड शांताबाई, ये केस हुआ था। उसके बाद उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस हुआ था। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, ये केस किया गया था, राइट। तो कुछ ऐसे ही आप यहाँ पे केस देख सकते हैं। जैसे लास्ट केस आपका यहाँ पे बीसीसीआई वर्सेस नेताजी क्रिकेट क्लब, ये 2005 में हुआ था। इसमें तो बहुत ही ज्यादा हंगामा देखने को मिला था हमें, राइट। तो इन केसेस को देखने के बाद हमारे पास जो अदर अथॉरिटीज की अभी डेफिनेशन है, राइट, वो क्या है बेसिकली कि बॉडीज जो क्रिएट की गई हैं बाय लॉ या किसी एक्ट के द्वारा, राइट। जैसे यूनिवर्सिटीज, कोर्ट्स, ये किसी एक्ट के द्वारा क्रिएट की गई हैं। जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट के द्वारा क्रिएट की गई थी, राइट। तो इसको क्या बोला जा सकता है? दैट इज स्टेट, राइट। नेक्स्ट वन इज बॉडी हैविंग शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में या कोई भी ऐसी बॉडी रहेगी जिसके अंदर गवर्नमेंट का कुछ शेयर रहेगा, राइट, लाइक ONGC, LIC, राइट। तो
ऐसी कुछ कंपनीज ये भी स्टेट के अंदर आएंगी, राइट। नेक्स्ट वन इज एनी इंस्टीट्यूशन और बॉडी कम्स अंडर द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जैसे कोई कंपनी है, अगर वहां पे कुछ डिग्री ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, लाइक कुछ भी चेंजेस करने हैं तो गवर्नमेंट की से पूछा जाता है, लाइक यहाँ गवर्नमेंट उसको बता रही है कि ये चेंजेस करो, यहाँ का सीईओ इनको बनाओ, राइट, या यहाँ के जो अपॉइंट करना है आपने तो उसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, राइट, इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करवाएं आप, राइट। अगर कुछ ऐसा कंट्रोल गवर्नमेंट का देखने को मिल रहा है आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, तो उसको भी हम स्टेट कंसीडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट, कोई भी ऐसी बॉडी जहाँ पे फंडिंग सोर्स गवर्नमेंट है, राइट। अगर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें देखिए इसमें भी इनडायरेक्ट फंडिंग और डायरेक्ट फंडिंग दोनों का कॉन्सेप्ट रहेगा, राइट। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, फॉर एग्जांपल लर्नर्स लॉकर, राइट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब कल को गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स फ्री कर दिया, राइट, तो गवर्नमेंट का क्या इसमें कुछ रोल रहा? गवर्नमेंट बेसिकली इसको इनडायरेक्टली फंड कर रही है, राइट। तो लर्नर्स लॉकर भी जो है वो स्टेट के अंडर आ जाएगा, राइट। कुछ ऐसा डायरेक्ट फंडिंग मींस उसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट का कुछ शेयर रहेगा, राइट। तो अगर फंडिंग सोर्स गवर्नमेंट है तो वो किस में आ जाएगी? स्टेट में आ जाएगी। फंक्शनल कैरेक्टर, अगर गवर्नमेंट का कुछ उसमें फंक्शनल रोल है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो स्टेट में ही आएगी, राइट। कंट्रोल है गवर्नमेंट का, ये हमने देख लिया। प्रायर हिस्ट्री ऑफ सेम एक्टिविटी, अगर वो सेम एक्टिविटी पहले स्टेट कर चुकी है, राइट, तो वो भी आपका गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा, राइट। सम अथॉरिटी और कमांड अगर गवर्नमेंट की है तो वो जो है वो स्टेट के अंडर आएगा। बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ये जो तीन चीजें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, राइट, किसी भी तरह से अगर ये कनेक्टेड हैं किसी भी अथॉरिटी सॉरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, राइट, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन या वो बॉडी जो है वो स्टेट कहलाएगी, राइट। तो इतना आपको समझ आ गया। तो बेसिकली आर्टिकल 12 जो है वो डील कर रहा है किससे? स्टेट से। यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्या? स्टेट, राइट। और आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है वो सिर्फ आपकी एप्लीकेबल रहेगी पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये डेफिनेशन चलेगी स्टेट की, और कहीं पे भी नहीं चलेगी, राइट। तो चलिए ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 में क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे डेरोगेशन का जो हिंदी मीनिंग है वो आपको ये देखने को मिलता है, दैट इज अनादर या अल्पीकरण। अब बहुत से बच्चों को क्लियर हो चुका होगा कि क्या बोलने का मतलब है यहाँ पे। देखिए लॉज, कोई भी लॉज हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का अनादर या अल्पीकरण कर रहे हैं, राइट, तो उनको जो है उसके लिए ये आपका आर्टिकल 13 है, राइट। तो देखिए इसके भी गाइस 4 सब क्लोज हैं, राइट। तो कुछ हर एक क्लोज में जो है एक स्पेसिफिक पोर्शन यहाँ पे कवर किया गया है, वो देखते हैं क्या है। देखिए कुछ, अब हमारा जो संविधान है, राइट, वो बना कब? बेसिकली 26 जनवरी 1950। तो क्या उससे पहले भी लॉ थे? बिल्कुल थे। उससे पहले बहुत से एक्ट्स आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था, राइट। तो बहुत से ऐसे लॉज हैं, या आईपीसी, राइट, इंडियन पिनल कोड, ये भी था पहले से। तो बहुत से ऐसे लॉज हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, राइट। तो उनको क्या, उनमें देखा गया बेसिकली, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो उसमें बहुत से ऐसे लॉज थे जिनको की फिल्टर किया गया, राइट। उन लॉज को फिल्टर किया गया एंड उसके बाद जो लॉज इनकंसिस्टेंट थे फंडामेंटल राइट्स के, राइट, तो उनको क्या किया गया? एप्लीकेबल नहीं माना गया, उनको वॉइड कंसीडर कर दिया गया, राइट। बेसिकली ये है इसमें। और जो लॉज जो थे वो कंसिस्टेंट थे, उनको एप्लीकेबल किया गया, राइट। सिंपल। तो जो आपका फर्स्ट 13 क्लोज 1 है, राइट, उस वो क्या डील कर रहा है? बेसिकली वो डील कर रहा है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो लॉज हैं उनके बारे में जो है ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज 13 क्लोज 2। अब ये जो है आपका वो डील कर रहा है किससे? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से। ये देखिए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट।
अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि ये आपका प्रोहिबिट करता है किसको, स्टेट को, कि वो कोई ऐसे लॉज नहीं बना सकती जिससे कि फंडामेंटल राइट्स पे कुछ अफेक्ट पड़े, जो कि इनकंसिस्टेंट रहे फंडामेंटल राइट्स के, राइट। तो वो कोई ऐसे लॉ नहीं बना सकती बेसिकली, राइट। तो ये जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आपका डील कर रहा है कौन सा, आर्टिकल 13 क्लोज 2। नेक्स्ट वन इज, जो यहाँ पे लॉज की बात हो रही है बेसिकली, कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने लॉज देखे, राइट, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने लॉज देखे, उन लॉज में जो भी इनकंसिस्टेंट रहेगा फंडामेंटल राइट्स से, राइट, जो उसको हमारे मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कर रहा है बेसिकली, राइट, तो उन लॉज को हमने वॉइड कंसिडर कर दिया, राइट। अब क्या वो वॉइड जो है, जो वॉइड कंसिडर किया बेसिकली, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो खत्म नहीं होते हैं। उसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स तो आप सभी को पता होगा क्या होता है एक्लिप्स, ये सन है, राइट, एंड इसके आगे कोई और प्लेनेट आ गया, राइट, ये कोई और प्लेनेट आ गया इसके आगे, एंड इस चीज को आप बोल सकते हैं एक्लिप्स, राइट। मीन्स टू से, अब यहाँ पे सन के जगह पे क्या आ रहा है आपका, सन की जगह पे आपके आ रहे हैं लॉज, राइट, और जो कोई प्लेनेट आगे आ रहा है बेसिकली, उसके केस में यहाँ पे क्या है, तो वो है आपके फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो इनकंसिस्टेंट लॉज हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, राइट, वो खत्म नहीं होते हैं, वो बेसिकली छिप जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के पीछे, राइट। मीन्स टू से कि जब कभी भी आगे फर्दर जो अमेंडमेंट की जाएगी कुछ, अगर उसके अकॉर्डिंग उनको कंसिस्टेंट पाया जाता है, राइट, तो वो उस डेट से लागू होना शुरू हो जाएंगे, राइट। इतना आपको समझ आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोला जाता है इसको, राइट। नेक्स्ट, जो लॉज हैं बेसिकली, जो इतना हम लॉज लॉज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो वो चीज डिफाइन की गई है आपकी किसमें, 13 क्लोज 3 में, राइट। नेक्स्ट वन इज 13 क्लोज 4। अब इसमें क्या है कि बहुत से केसेस हुए यहाँ पे, कुछ कभी पार्लियामेंट के हाथ में पावर आई, कभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर आई, राइट, जैसे ये केशव नंदा भारती केस हुआ था आपका, राइट, उसको तो बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है आपके जुडिशरी में कि उसने जुडिशियल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, राइट। तो ऐसी कुछ केसेस हुए थे, राइट, हम केसेस की डेप्थ में नहीं जा रहे वाले, पर बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हुआ क्या, राइट। तो जो 13 क्लोज 4 है, ये आपका इंसर्ट किया गया था बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 1971 में हुई थी, राइट। अब इस अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने क्या बोला कि जो भी हम अमेंडमेंट करेंगे अंडर आर्टिकल 368, राइट, उसमें इस आर्टिकल का कुछ भी अप्लाई नहीं रहेगा, एप्लीकेबल नहीं रहेगा, राइट। Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. Article 368 के अंडर जो अमेंडमेंट्स की जाएंगी इन फ्यूचर या पास्ट में इसके बाद, राइट, तो उसमें जो है वो इस आर्टिकल 13 का कुछ भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये पार्लियामेंट में अपने सुविधा के लिए इस चीज के अंदर क्लोज 4 जो है वो ऐड किया था बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, राइट। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। तो गाइज देखिए, इसमें जो भी हमने पढ़ा ये कुछ आपको समझ आया भी होगा, राइट। अगर नहीं आया है कुछ, इसमें आपको डाउट लग रहा है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको पूछिए, हम लोग डेफिनेटली उस चीज को आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।